जय हिंद। आप लोगों का हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री में आप लोगों को हम करीब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं तक बता दिए। तो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं में ये था कि सिंधु सभ्यता युद्ध और तलवार से परिचित नहीं था। सिंधु सभ्यता की सर के समकोण काटती थी। सिंधु सभ्यता एकदम साफ नगर था। और सिंधु सभ्यता में और भी बहुत कुछ ऐसे थे जो हम आप लोगों को बता दिए थे। सिंधु सभ्यता का न्यूनतम बाट 16 kg था। सबसे कम किलो का जो बटखारा अपने पास होता है 100 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, वो सिंधु सभ्यता में जो था, सिंधु सभ्यता में सबसे कम ग्राम का बटखारा जो था वो 16 kg का था। जो सिक्का या मोहर जो होता था वहाँ के सिक्का या मोहर पे किस चीज का निशान रहता था? वहाँ के सिक्का या मोहर पे एक सींग वाले जानवर का निशान था। गाय या बैल का नहीं था, एक सींग वाले जानवर का निशान। हालांकि माना गया है कि वो एक सींग वाला जानवर बैल ही था, क्योंकि उसका एक सींग ढका हुआ था। और एक चीज और बता दे कि वहाँ का सिंधु सभ्यता जो उस टाइम का नगर था, उस टाइम का नगर में भी बहुत सारा विकसित नगर थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे विकसित नगरीय सभ्यता कौन सी थी? नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता। और उसके बाद सबसे विकसित ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता सब कंफ्यूज हो गया होगा कि सर तो पढ़ा है खाली एगो सिंधु सभ्यता, बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो थोड़ा सा सबर रखिए, धीरज रखिए, एकदम कलेजा पे हाथ रख के बैठिए। अभी हम वही पढ़ाने जा रहे हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और जो लोग नए आते हैं प्लीज वीडियो को करीब पूरा देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो समझ में आता नहीं और कमेंट करके चले जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। कम से कम वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मान के चले कोई भी आदमी उठ के आ जाए तो डायरेक्ट यही वीडियो से देखना शुरू करे, बोले कि हिस्ट्री में डायरेक्ट मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे पढ़ा दिए सर? अरे भाई मेरे पीछे जाके देखो, हिस्ट्री स्टार्टिंग से ही चल रहा है। लेकिन तुम डायरेक्ट आके बीच में कूदोगे, एकदम पैराशूट लैंडिंग करोगे बीच में, तो कहाँ से घुसेगा दिमाग में? पैराशूट लैंडिंग वालों के लिए नहीं है, जो शुरू से हमको समझ में आएगा। पैराशूट लैंडिंग वाला उसको नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे परसों से हम वैदिक सभ्यता पढ़ाने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कल से, वैदिक सभ्यता, तो उसके लिए उनको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। देखिए उन लोगों के लिए विशेष सूचना था मेरा। आगे हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम। आगे आपका हिस्ट्री बताते हैं। हिस्ट्री में आपको हम बता दिए थे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। हिस्ट्री में आपको बताना है आज मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता। ये 5-6 सभ्यताएं थी जो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं के समकालीन थे। यूपीएससी एग्जाम में 2012 में पूछा गया था, आपका सीधे क्वेश्चन दागा गया था कि सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब सिंधु सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता सब बच्चा दिमाग से चकरा रहा है। सिंधु सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता कौन सा होगा भाई? सिंधु सभ्यता के समकालीन कहने का मतलब कि मान के चले अभी मेरा उम्र 22 साल या 23 साल या 24 साल या 25 साल जो भी हो, 20 के बाद होगा, 25 से पहले होगा, तो जो भी होगा हम अपना सब मतलब समकालीन खोजेंगे ना, मेरे एज के बराबर में कौन है। जैसे मेरे दादाजी का उम्र 75 साल, मेरे दादाजी का उम्र 75 साल, मेरे छोटे दादाजी का उम्र भी लगभग 72 या 73 साल, तो लगभग वो दोनों समकालीन हुए, एक ही उम्र के हुए, एक ही दशक के हुए। जैसे आपका जन्म हुआ 2014 में और मेरा कोई दोस्त है उसका भी जन्म हुआ 2014 में, तो दोनों एक दूसरे के समकालीन हुए। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि 5-10 साल आगे पीछे चलेगा, लेकिन वही दशक, वही शताब्दी का रहे तो उसको क्या बोलेंगे? समकालीन। दशक मतलब वही ईयर, वही दशक मतलब 10 साल के बराबर आगे पीछे में रहे। शताब्दी मतलब 2000 के शताब्दी, 2100 शताब्दी में, 2200 शताब्दी में, 2300, जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2000 शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी में रहे। अगर मान के चले 21वीं शताब्दी में कोई 2001 में ही पैदा हुआ और कोई 2099 में ही पैदा हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे के समकालीन माने जाएंगे। जैसे देखिए आप लोग को बता रहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूपीएससी में खास के मेसोपोटामिया की सभ्यता से 4-5 बार क्वेश्चन दागे जा चुके हैं और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा दिमाग लगाते रह जाता है और क्वेश्चन हवा में उड़ा देता है एकदम पूरे। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी? देखिए एक चीज और बताते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस। देखिए नाम देख लीजिए, नाम ये सब याद रखिएगा, यूफ्रेटस और टिग्रिस। अपना देहाती भाषा में इसको बोलते हैं दजला, इसको बोलते हैं फरात। ये क्या है पता है? ये क्या है आपको पता है? ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये नदी के नाम है,
जैसे 3 इडियट मूवी में एकदम दोस्त के नाम लिख देता है, पूछते सब बच्चा से ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एकदम मिला उला के, तो सब कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या है, ये क्या लिख दिए। देखिए भारी नाम जो होता है ना वो हमेशा हल्का चीज का होता है, भारी नाम जो होगा हमेशा हल्का चीज का होगा, और जो हल्का नाम होगा ना वो हमेशा भारी चीज का होगा, ठीक है। जैसे में देखिए अभी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जैसे सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे थी, ऑटोमेटिकली लोग जान रहे कि सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो कौन सी नदी किनारे थी, मेसोपोटामिया की नदी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे थी। कौन सी नदी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे थी, दजला और फरात नदियों के किनारे थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी बहुत ही विकसित सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने साल पहले थी, 10,000 ईसा पूर्व साल पहले थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व साल पहले थी, 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ से 4 सभ्यता, इस सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ इस सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। एगो बांटा गया सुमेरियन की सभ्यता, एगो बांटा गया बेबीलोन की सभ्यता, एगो बांटा गया असीरिया की सभ्यता, एगो बांटा गया कल्ड्रिया की सभ्यता। देखिए वो भी आपको हम बताते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनको 4 भागों में बांटा गया। एगो बांटा गया है सुमेरियन सभ्यता, एगो बांटा गया है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा बांटा गया असीरिया की सभ्यता, चौथा कल्ड्रिया की सभ्यता, कल्ड्रिया की सभ्यता। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए हम बस एक चीज कहना चाहेंगे कि धीरज रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बाकी आप लोगों को समझ में बेहतर आएगा और बेहतर से बेहतर आएगा। जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग को एक चीज बताते हैं, ये जो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व, जैसे मान के चले सिंधु सभ्यता बताए ना, सिंधु सभ्यता बताएं, सेम टू सेम मेसोपोटामिया का सभ्यता समझिए। सिंधु सभ्यता जैसे बताएं वैसे सेम टू सेम मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता थी 2500 से 1750, मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस या टिग्रिस, टिग्रिस फिर गो लिख दिए, फिर सब बोलेगा कि सर गलत लिख दिए हैं, टिग्रिस स है, टिग्रिस नदी के किनारे थे, यूफ्रेटस और टिग्रिस। इसको देहात में बोला जाता है दजला और फरात। आपको देहात नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो टिग्रिस या यूफ्रेटस में से आपको कोई सा एक एग्जाम में देगा, ऑप्शन में देगा, ठीक है। तो आपको सिंधु सभ्यता जैसे सिंधु नदी के किनारे थी वैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे हो गई, और उसको हिंदी में बोलते हैं दजला और फरात। एक चीज माना गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ना बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। बहुत ज्यादा उपजाऊ कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम यहाँ एक साल में जितना, मतलब एक हाथी के बैठने के जगह में जितना अन्न उगाया जाता था ना उतना 7 पुस्त खा सकता था एक साल के अंदर में। जैसे मान के चलिए एक हाथी जितना दूर में बैठता है ना उतना दूर में एक साल में जितना अन्न उगाया जाएगा उतना में 7 पुस्त बैठ के खाएगा। कितना खाएगा, 7 पुस्त बैठ के खाएगा। समझ में आ गया। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया। पहला था सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा था बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा था असीरिया की सभ्यता और चौथा था कल्ड्रिया की सभ्यता। एक चीज और आप लोगों को बता दें कि बेबीलोन की सभ्यता जो है जहाँ सिकंदर का मौत हुआ था, सिकंदर जानते हैं, सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आगे हम बताएंगे। जस्ट 7 या 8 दिन बाद आपका सिकंदर का क्लास चलेगा, ठीक है, उसमें बताएंगे। थोड़ा सस्पेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे देखिए आपको बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व पनपी। जैसे मान के चलिए ये कोई सभ्यता जो होता है ऐसे नहीं होता है कि चलो आज है ना कल से कोनो सभ्यता स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक सभ्यता को आने में करीब 200 से 300 या 500 साल भी लगते हैं। सभ्यता कहने का मतलब अभी देखिए धीरे धीरे हम लोग चेंज हो रहे हैं। पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे,
पहले हम लोग धोती पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं एकदम जींस पैंट पर। अब जींस भी अच्छा खासा चल लगा है। अब जींस पहले पहनते थे पूरे एकदम पैर ढका हुआ, अब पैंट नैरो। कुछ टाइम में आएगा हाफ पैंट पहन के भी लोग अब निकलने लगे हैं। लेडीज सब भी निकलने लगी। लेडीज सब पहले पहनती थी साड़ी। भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो साड़ी है। नारियों की जो भारतीय संस्कृति की पहचान है वो साड़ी है। अब लोग पहनने लगे हैं एकदम अच्छा अपना मन है, ड्रेस पहनने लगे हैं, मतलब दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं, दूसरे सभ्यता को अपना रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु वगैरह में अभी भी लोग वैसे लुंगी पहनते हैं एकदम पूरे, अभी भी लोग व्हाइट लुंगी, कहीं शादी में जाना है तो सेम एकदम पूरे ढक के जाते हैं। लेकिन अपना इधर का कल्चर जो है ना थोड़ा सा विदेशी कल्चर को अपना रहा है। लोगों में भावनाएं आ रही है विदेशी, जैसे आप लोग जा रहे हैं विदेश तो वहां से आ रहे हैं हाफ पैंट में निकल जा रहे हैं। मतलब कल्चर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आने वाले 100, 150, 200 साल में आप लोग देखिएगा कि लोग एकदम पूरे कल्चरल चेंज हो जाएगा। जैसे धोती कुर्ता वाला सभ्यता था वो खत्म हो जाएगा और जींस शर्ट वाला सभ्यता आ गया, इसी तरह दूसरा सभ्यता आ जाएगा। सभ्यता कहने का मतलब है कल्चर। कल्चर चेंज होते रहता है, कल्चर एक जैसा नहीं रहता है, कल्चर चेंज होते रहता है। अब कल्चर चेंज कैसे होते रहता है, आप लोग पूछे कल्चर चेंज कैसे होते रहता है। तो जैसे मान के चलिए अभी आप लोग अभी आप लोग बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, मान के चलिए 20, 22 साल, 25 साल उम्र होगा। अभी पहले आप लोग मोबाइल पे पढ़ना जानते थे। पहले जो होता था, पहले ऋषि मुनि बैठते थे एक पेड़ के नीचे, ठीक है, एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि बैठते थे तो आदमी भी जाता था, लोग जाते थे नीचे बैठते थे, उनसे पढ़ते थे, आराम से ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे, जिसको उपनिषद भी कहा गया है। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। वो हम पीछे बता दिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शिक्षा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मोबाइल का जमाना हो गया, डिजिटल ऑनलाइन जमाना हो गया। अब गुरु के समीप जाए या ना जाए, गुरु कहीं बैठल है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं बैठे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से पढ़ रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, अच्छा जॉब ले रहे हैं, आराम से अपना सेटल हो रहे हैं। तो देखिए सभ्यता, सिविलाइजेशन जो होता है ना वो इसमें चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में इतना था, ये आपको समझ में आ गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत ही उपजाऊ सभ्यता थी। बहुत उपजाऊ कहने का मतलब था कि बताए ना कि एक हाथी के बैठने जितना जगह में 1 साल अन्न उगा लिया जाए तो किसी आदमी की 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। 7 पुश्त कहने का मतलब समझ रहे हैं, मेरा दादाजी 1 पुश्त, मेरे पापा जी 1 पुश्त, मेरे पापा जी के पापा जी 2 पुश्त, मेरे पापा जी के पापा जी 3 पुश्त, पापा जी के पापा जी के पापा जी 4 पुश्त। इस टाइप से पुश्त बढ़ते जाता है। 7 पुश्त तक खा सकते हैं। जैसे हम खाएंगे, मेरे आने वाला बेटा खाएगा, मेरा पोता खाएगा, मेरा परपोता खाएगा, परपोता के बाद वाला खाएगा। इस टाइप से 7 जनरेशन जो होगा, इंग्लिश में बोले तो 7 जनरेशन खाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई और सीबीएसई स्टूडेंट? नहीं, सीबीएसई वाला सबको समझने में दिक्कत आता है, कमेंट भी आता है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में अवे सॉम फलना चलना इधर उतना हम लोग इंग्लिश समझते नहीं है, ठीक है। हालांकि एक चीज और आपको सूचना दे दे कि इंग्लिश का बैच आपको रात में 10 बजे से लाइव चलेगा, जिसको ज्वाइन करना हो आप लोग कर सकते हैं। देखिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको बताते हैं मिस्र की सभ्यता। देखिए आप लोग को बताते हैं मिस्र की सभ्यता है। ज्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है। हालांकि कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये गर्मी का भी इलाज हो जाएगा। जब ऑफलाइन क्लास आपका खुल जाएगा तो टेंशन नहीं आएगा। ऑफलाइन क्लास में ही आपका ऑनलाइन क्लास भी चलेगा और जल्दी खुलने वाला है, ठीक है। देखिए आप लोग को बता दें मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहने का मतलब ये है कि मिस्र एक देश है, अभी भी देश है। इजिप्ट अभी भी देश है। मिस्र एक देश है जहां पहले कुछ बहुत साल पहले, जैसे 3100 ईसा पूर्व, 3100 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व आया, फिर 1 के बाद आपका 2000 ईस्वी आया। करीब करीब अभी से 5000 या 6000 साल पहले, 5 या 6000 साल पहले कुल मिला के चलिए ना 3100 ईसा पूर्व। कहे कि आपका एग्जाम में 5 या 6000 साल पहले नहीं पूछेगा, आपका पूछेगा 3100 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व 3100 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए 3100 ईसा पूर्व मिस्र देश में एक सभ्यता हुआ करती थी। उस सभ्यता में क्या हुआ करती थी, उस सभ्यता के जो राजा थे, राजा फिरौन थे। मतलब कहने का मतलब आप सोचिएगा कि सभ्यता तो सर बताए कि बदलते रहता है, तो सभ्यता का राजा फिरौन कैसे हो गया। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, फिरौन जो राजा थे, फिरौन, वो कहने का मतलब ये था कि जब सभ्यता चेंज हो रहा था, जब सिविलाइजेशन चेंज हो रहा था, कहे कि मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए अभी हम हैं, ठीक है,
अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अभी आप लोग इंडियन कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को छोड़ के आप लोग दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं। तो कभी भारत में हो सकता है कि इतिहास में ही पढ़ा जाए कि भारत की सभ्यता थी, उस समय का राजा नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार क्यों थे? क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं होता था, उस टाइम राजा होता था। तो जो राजा था मिस्र की सभ्यता का राजा जो फिरौन था, फिरौन के नेतृत्व में सभ्यता का चेंज अदला बदली हुआ होगा। अपना आदमी सभ्यता छोड़ के दूसरा कोई सभ्यता अपनाया होगा। तो उस समय का राजा कौन होगा? फिरौन होगा। तो फिरौन के नेतृत्व में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ कहने का मतलब ये है कि मिस्र की सभ्यता जो है बदली गई। ठीक है, मिस्र की सभ्यता बदली गई किसके नेतृत्व में? फिरौन के नेतृत्व में। फिरौन कौन था? राजा था। ठीक है, देखिए मिस्र की सभ्यता कितना 3100 ईसा पूर्व आपकी विकसित हुई थी। उस टाइम का राजा कौन था? फिरौन। राजा कौन था? फिरौन। अब एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता फेमस हुई कि वो अधिक उपजाऊ थी। सिंधु सभ्यता फेमस हुई कि वहाँ मातृ देवी की पूजा मातृ सतात्मक था। इसी वजह से तो मिस्र की सभ्यता में भी कुछ फेमस वाला चीज होगा। तो आप लोग जानिएगा कि मिस्र की सभ्यता में 3 चीज फेमस हुए। एक मम्मी कहने का मतलब माँ नहीं, मेरी मम्मी नहीं, आपकी मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। वो जो मम्मी होता है ना, मम्मी जिसको मतलब एकदम बांध उन के कपड़ा उपड़ा में लपेट दिया जाता है, एकदम तेल उल्लेप के एकदम ताबूत में सुता दिया जाता है। जो मम्मी वैसे की वैसे ही रह जाती है मम्मी, उसको वो जो है वो भी एक फेमस है। मतलब इजिप्ट वगैरह मिस्र वगैरह में क्या होता था ना कि जौन आदमी मर गया उसको क्या करेगा ना, उस पर एक रसायन एक केमिकल लगा देगा कि उसका बॉडी सड़े नहीं, और उसको पूरे कपड़ा से बांध देगा, एकदम समझिए ना, पूरे एकदम नाखून तक ढक देगा, एक रख देगा। 4000 5000 10,000 साल कम से कम वो जी जाता है। 10,000 जी जाने कहने का मतलब है कि वो सड़ता नहीं है लाश। ठीक है, मरल आदमी थोड़ा ही जिएगा। जी जाने कहने का मतलब है सड़ता नहीं है लाश। 5000 साल चल जाएगा, 7000 साल चल जाएगा, 10,000 साल चल जाएगा, वो लाश जो होता है वो लंबा टिक जाता है। तो मम्मी फेमस थी, मम्मी फेमस थी। अब मम्मी कहने का मतलब माँ नहीं, मम्मी कहने का मतलब वो जो बताए अभी वो मम्मी फेमस थी। तो वहाँ की पहला चीज फेमस क्या था? मम्मी। दूसरा चीज क्या फेमस था? वहाँ गीजा का पिरामिड बहुत फेमस था। पिरामिड कहने का मतलब एक ऐसे बनेगा, पत्थरों का ना एक ऐसे बन जाता है, पत्थरों का एक ऐसे बन जाता है, बहुत बड़ा रहता है, इतना विशाल रहता है ना कि आप ऊपर चढ़ के देखिएगा ना तो एकदम देखते रह जाएगा। पहाड़ से छोटा रहता है, पहाड़ इतना विशाल नहीं रहता है, लेकिन पठार से ज्यादा 1000 मीटर के करीब करीब ऊंचाई के करीब में वो रहता ही है। पिरामिड कहने का मतलब बहुत सारे पत्थर जब इकट्ठा हो जाए ना, त्रिभुजा आकार आकृति बना ले तो उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, ये गीजा का पिरामिड बहुत फेमस था। वहां पिरामिड, गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड मिस्र की सभ्यता में बहुत फेमस था, गीजा का पिरामिड। उसके बाद और भी बहुत सी चीज वहाँ फेमस हुआ, जैसे सूर्य कैलेंडर। सूर्य कैलेंडर कहने का मतलब ये है कि अभी ना आप लोग देखते हैं कि कैलेंडर में जनवरी महीना है, मार्च महीना है, फरवरी महीना है, जून महीना है, जुलाई महीना है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम कैसे देखा जाता था? तो उस टाइम आप लोगों को सीधे सीधे सूर्य कैलेंडर, अखनी सूर्य चंद्र ग्रहण चल रहा है, मतलब अखनी भादो होगा, अखनी आश्विन होगा, अखनी कार्तिक होगा, सूर्य भगवान इनमें से उग रहे हैं, चंद्रमा आधा चल रहा है, तखनी पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगा, इस टाइप से देखा जाता था। तो उस टाइम तीसरा चीज सबसे फेमस कौन था? सूर्य कैलेंडर। उस टाइम तीसरा चीज सबसे फेमस कौन था? सूर्य कैलेंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को दोबारा देखिएगा। हाँ, हमको पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से क्लास नहीं किए हैं। स्टार्टिंग से क्लास करेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक दिन रुक जाइए, आज भर रुक जाइए, कल से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा तो कल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बेहद ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मिस्र की सभ्यता में ये 3 चीज फेमस थे। यहाँ का राजा फिरौन था, यहाँ का रसायन सदृढ़ था। रसायन सदृढ़ कहने का मतलब यहाँ का जो केमिकल था, केमिकल वो बहुत ही अच्छा केमिकल था। बहुत ही अच्छा कहने का मतलब है कि जल्दी खराब नहीं होता था, एकदम लंबा समय तक चलता था, केमिकल में कोई मिलावट नहीं था। हालांकि अभी देश विदेश अपना देश का केमिकल देखिएगा, चूहा मारने वाला दवाई जो होता है ना, वो चूहा खा के चल जाएगा, उधर जाके डिस्को डांस करता है, चूहा मरता नहीं है फिर भी। समझ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आप कौन सभ्यता होता था? रोम की सभ्यता।
तीसरी जो सभ्यता थी आपकी रोम की सभ्यता थी। देखिए आप लोग को बताया सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद आप लोग को बताए हैं मिस्र की सभ्यता, उसके बाद आप लोग को बताया रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता क्या थी? रोम एक देश है, अभी भी रोम का सभ्यता जो है ना घूमने के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ जो चीजें हैं देखने के लिए वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए है। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे लाइट थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा आंख में डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा लाइट जो है ना वो थोड़ा ज्यादा लग गया है, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना देर तो हम बर्दाश्त भी कर लेंगे। देखिए आप लोग को आगे बता रहे रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता जो थी जैसे फारस की सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जैसे सिंधु सभ्यता थी, इसी तरह आपको रोम की भी सभ्यता थी। रोम जो है ना रोम पर्यटन के लिए बहुत फेमस था। पर्यटन कहने का मतलब है कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते थे, घूमने फिरने जाते थे। घूमने फिरने कहने का मतलब ये है कि आप जैसे दिल्ली के लाल किला के बारे में हम पढ़ाएं तो दिल्ली का लाल किला घूमने के लिए बहुत फेमस है। ताजमहल के बारे में पढ़ाएं, ताजमहल घूमने के लिए बहुत फेमस है। इन सब जगहों पे घूमने जाया जाता है। घूमने जाया जाता है कहने का मतलब ये है कि आप लोग जाते हैं ना वहाँ घूमने, जी अच्छा लगता है ना घूमने में, तो ये सब घूमने के लिए फेमस जगह हैं। ये सब जो ताजमहल वगैरह है ये सब घूमने के लिए जगह फेमस है। ऐसे रोम जो था, रोम में बहुत अच्छा दर्शनीय चीज सब था, बहुत अच्छा एकदम समझिए ना झक्कास झक्कास देखने वाला चीज सब था। ठीक है, रोम में जो था रोम की सभ्यता में वो बहुत ही अच्छा देखने वाला चीज सब था। पर्यटन के लिए रोम आपका बहुत फेमस था। रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व हुआ, ज्यादा दिन इसका नहीं हुआ है, 600 ईसा पूर्व हुआ। 600 ईसा पूर्व आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व, मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ के 2 राजा थे, एक जूलियस सीजर और एक अगस्टस। एक जूलियस सीजर और एक अगस्टस, ये 2 राजा थे। पहला नंबर था कौन? जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, और दूसरा कौन था? अगस्टस। दूसरा कौन था? अगस्टस। अगस्त महीना से इसका नाम अगस्टस रख लिया, इसी के नाम पे पड़ा है अगस्त महीना। और जो जून जुलाई अगस्त जो पढ़ते हैं, अगस्त पढ़ा है किसके नाम पे? अगस्टस के नाम पे। ठीक है, अगस्टस के नाम पे क्या पड़ा है? अगस्त पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए रोम के राजा 2 थे, एक था जूलियस सीजर और दूसरा था अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडलों द्वारा कर दी गई। मंत्रिमंडल द्वारा करके राजा जो था ना, राजा थोड़ा अच्छा था, मंत्री सब घोटाला वगैरह करते थे ना तो उसको पकड़ता था, एकदम उस पर प्रतिबंध लगाता था। राजाओं को, मंत्रियों को एकदम उतना छूट नहीं देता था, उतना प्रकार की ढिलाई नहीं देता था। एकदम जैसे कहता है ना कि अब मान के चलिए राजा थोड़ा सख्त हो जाए मंत्रियों के खिलाफ तो मंत्री सब साजिश करने लगता है कि राजवा को मार के हटा देते हैं, फिनिशे कर देंगे, एकदम काम ही खत्म कर देंगे, सब एकदम खल्लास कर देंगे, फलना चिल्ला प्लान बनाने लगता है। तो जूलियस सीजर की हत्या कौन कर दिया? इनके मंत्रिमंडल द्वारा मिलकर जूलियस सीजर का हत्या कर दिया। इसका हत्या कौन कर दिया? मंत्रिमंडल। इसके मंत्रिमंडल कहने का मतलब है कि जैसे अपने लोग सभा करते हैं तो सभा में 5 आदमी को बैठाते हैं ना, पंचायती करते तो 5 आदमी में पंच बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि हम लोग के ये पंच है, बोलते हैं ना जी हम लोग के ये पंच है। वैसे ही मान के चले राजा महाराजा का जो सभा लगता था उसमें 10 लोग आके बैठते थे, तो राजा को सलाह देते थे, तो राजाओं को वो क्या कहलाते थे? मंत्री कहलाते थे। तो राजाओं को जो सलाह दे रहे हैं मंत्री कहला रहे हैं, तो मंत्रियों का मंडल मतलब मंत्रियों का समूह क्या कहलाएगा? मंत्री समूह या मंत्रिमंडल, या क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल। तो लगभग 20-30 मंत्री मिलके राजा का, जूलियस सीजर का हत्या कर दिए। ठीक है, जूलियस सीजर का हत्या कौन कर दिया था? इनके मंत्रिमंडल द्वारा हो गया। आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि एनडीए में 6 बार क्वेश्चन पूछ चुका है लगातार, 1990 या 94 से दोहरा रहा है क्वेश्चन कि जूलियस सीजर की हत्या किसके द्वारा की गई। वहां देखिए मंत्रिमंडल ऑप्शन नंबर आपको डी पे रहेगा, और लगभग जाके बच्चा आंख मूंद के डी मार दीजिएगा, ठीक सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जूलियस सीजर और अगस्टस रोम के फेमस राजा थे। आपको एक चीज बता दें, शेक्सपियर जो थे, शेक्सपियर वो जूलियस सीजर पर एक नाटक भी लिखे हैं। शेक्सपियर जो है जूलियस सीजर पर एक नाटक भी लिखे। कौन लिखे हैं? शेक्सपियर। शेक्सपियर का एक कहानी भी है, किसके ऊपर? जूलियस सीजर के ऊपर। ठीक है, आपको रोम की सभ्यता समझ में आ गया। रोम जो था बेहद ही फेमस पर्यटन के लिए था, पर्यटन के लिए फेमस थे। यहाँ के राजा फिरौन थे और यहाँ के सभ्यता का नेतृत्व भी फिरौन कर रहे थे,
रोम के राजा थे जूलियस सीजर और अगस्टस थे। मंत्रिमंडलों द्वारा जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। 600 ईसा पूर्व ये सभ्यता पनप रही थी। और शेक्सपियर द्वारा लिखा गया जूलियस सीजर पर कथाएं, मतलब एक कहानी भी लिखा गया है। और जूलियस सीजर और अगस्टस जो राजा थे ना, वो बहुत ही अच्छा थे। जूलियस सीजर का समय जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से जो आया था एक इब्न बतूता यात्री, वो भी मोहम्मद किसके दरबार में आया था? जूलियस सीजर। रोम से लगभग अच्छा खासा व्यापार रहता था हम लोगों का, ठीक है। जैसे पुराने एकदम मतलब समझिए बहुत साल पहले रोम से मोतियों का व्यापार चलता था हमारा। मोती से सूती वस्त्र का, कपास का, सब चीज का व्यापार कहाँ चलता था? रोम से चलता था। समझ में आ गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का क्लास आपको कल चलेगा, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। कल आपको बता देंगे फारस की सभ्यता, उसके बाद कल आपका चलेगा वैदिक सभ्यता, ठीक है। अभी कुछ सभ्यताएं वगैरह पढ़ना है, इसके लिए सॉरी, पढ़िए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन हालांकि आपको इससे ही पूछेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आया है तो पिछला क्लास जाके देखिए, पिछला क्लास से ही क्लास अटैच कीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है और अभी आप नए देख रहे हैं तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। इससे आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। और कल से एक विशेष सूचना है, कल से 8 बजे से आपका बिहार पुलिस का बैच लाइव चलेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।